नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है प्लस पीवाईक्यू, इन सभी को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी तथ्य पूछा जाए तो आसानी से आप उसका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी, पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हमने 50-50 प्रश्नों को दिया है। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं इनमें से? मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, जयशंकर प्रसाद, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी जो है खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। आदिकाल में लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले अमीर खुसरो काफी प्रसिद्ध हुए हैं भाई। ये आंसर होगा हमारा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अन्य तथ्य इससे संबंधित। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी के और उर्दू का पहला कवि भी माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि या उर्दू का पहला कवि भी माना गया है किसको? अमीर खुसरो। तबला, सितार, कव्वाली का आविष्कार भी अमीर खुसरो द्वारा किया गया। तबला, साथ ही सितार जैसे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने। ये जीके के अंतर्गत भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तबला, सितार, कव्वाली जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो जी ने ही किया है। उन्होंने सबसे पहले 13वीं सदी में अपनी पहेलियों, मुकरियों और गीतों में हिंदवी, एक है भाई हिंदवी, या फिर आप कह सकते हो खड़ी बोली का साहित्यिक प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर अमृत राय जी की रचना है, या श्रीकांत त्रिपाठी जी की रचना है? तो सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित ये रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, जो कि बांग्ला साहित्यकार हुए हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा जो रचना है उसका प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल प्रकाशन वर्ष से भी संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो DSSB के अंतर्गत टीजीटी परीक्षाओं में काफी सारे 4 से 5 प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित पूछे गए थे। अभी जो हाल फिलहाल पिछले साल ही जो परीक्षाएं हुई थी उनके अंतर्गत, तो ध्यान रखना है। एक आजकल प्रश्नों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में, उसी आधार पर आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। विष्णु प्रभाकर की जो 14 वर्ष की साधना का सफल प्रयास माना जाता है, इनकी कौन सी रचना? आवारा मसीहा माना जाता है। 14 वर्ष में ये रचना पूर्ण हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मुक्ति देवी सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए, काफी इंपोर्टेंट उपन्यास है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और अर्धनारीश्वर नामक एक रचना किसी और साहित्यकार ने भी लिखी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताओ। तो देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। अभी मैंने जितने भी तथ्यों की बार बार रिवीजन कराई है, तो आपको कितना याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके ये
इस प्रश्न का आंसर देना है। अर्धनारीश्वर नामक एक तो रचना है विष्णु प्रभाकर जी की और अन्य किसकी रचना है, ध्यान इम्पोर्टेंट है साहित्यकार, तो आपको बताना है अवश्य। तो देखते हैं आगे। विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएं हैं उनमें आती है ढलती रात, शौपनमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, काफी इम्पोर्टेंट है धरती, धरती अब भी घूम रही है, किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर जी की। इसके अलावा समाधान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी नामक भी जो है इनके द्वारा उपन्यास लिखा। होरी नामक जो है एक पात्र हुए हैं काफी प्रसिद्ध, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर होरी नामक पात्र किस उपन्यास का है तो आपको ध्यान रखना है ये गोदान, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है, उसका पात्र है होरी। लेकिन आपसे ये पूछा जाए होरी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है तो विष्णु प्रभाकर जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, एक सेकंड भाई थोड़ा सा, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम देने वाले विद्वान कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, निराला जी है, दया नारायण निगम है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ये मैंने अपनी पोस्ट के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा दया नारायण निगम। तो जो धन प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम रहा था वो था धनपत राय, और इनको प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया, दया नारायण जी द्वारा दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं, इनके और भी अन्य उपनाम रहे हैं जैसे कि नवाब राय, नवाब राय जो कि उर्दू में इस नाम से ये रचना करते थे, उर्दू भाषा में रचना किस नाम से की करते थे, नवाब राय नाम से। आगे बढ़ते हैं, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक दया मुंशी दया नारायण निगम ने दिया, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी पहली कहानी संग्रह कौन सी है, प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी संग्रह मानी जाती है वो सोज ए वतन, सोजे वतन मानी जाती है, वही ध्यान रखना है। और इस को जो है जब्त करने के बाद अंग्रेजों द्वारा ये जब्त कर ली गई थी, उन्होंने अपना पुराना उपनाम नवाब राय छोड़ दिया, और उसके बाद से ये जो है दयाराम साहनी जी की सलाह पर किस नाम से रचना लिखने लगे हिंदी में, प्रेमचंद नाम से इन्होंने हिंदी में रचना करनी शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बालकृष्ण भट्ट जी है, प्रताप नारायण मिश्र है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का काफी प्रसिद्ध उपन्यास निबंध रहा है, भाई उपन्यास नहीं निबंध विधा की रचना है, अगर पूछ लिया जाए किस विधा की रचना है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, नागार्जुन को, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में कवियों के कवि नाम से प्रसिद्ध, कवियों के कवि उपनाम से प्रसिद्ध रहे हैं ये शमशेर बहादुर जी, तो ध्यान रखना है। साहित्यिक परिचय इनका, इनके बारे में जब हम देते हैं तो उन्होंने हिंदी कविता में अद्वितीय चित्रात्मक का समावेश किया है। नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ उन्हें हिंदी कविता में प्रगतिशील त्रयी में गिना जाता है। तो प्रगतिशील त्रयी साहित्यकार कौन कौन रहे हैं तो ध्यान रखना है, एक शमशेर बहादुर, दूसरे नागार्जुन, तीसरे जो है त्रिलोचन जी। उसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। अज्ञे ने 4 शतक
4 सप्तकों का संपादन किया। सबसे पहला आता है तार सप्तक। तार सप्तक का जो संपादन है उन्होंने 1943 ईस्वी में किया। फिर जो दूसरा सप्तक लेकर के आए वे 1951 में। इसके बाद तीसरा सप्तक लेकर के आए 1959 में, और जो चौथा सप्तक का संपादन अज्ञे जी द्वारा 1979 में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में कुछ कविताएं, शमशेर बहादुर जी की कृतियां यहाँ पर बताई गई हैं। शमशेर बहादुर जी की जो प्रसिद्ध कृतियां है उसमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काफी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है शमशेर बहादुर जी की। चुका भी नहीं हूं मैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पास, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, ये जो है इसमें शामिल है, तो ध्यान रखना है। इसके साथ ही भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, शमशेर बहादुर जी को चुका भी हूँ नहीं मैं, इस रचना पर, इनकी ये एक कविता है, इस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी कब मिला ये आपको ध्यान रखना है, 1977 में मिला है, और 1975 की ये रचना रही है, तो ध्यान रखना है। दोनों वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए या फिर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया शमशेर बहादुर की रचना चुका भी नहीं हूं मैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन रहे हैं? आप सभी को पता है माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं उनके प्रथम विजेता माने जाते हैं। 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देख लेते हैं एक बार इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इस धारा के कवि रहे हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक किस धारा के कवि रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। जन्म 1889, मृत्यु 1968। उपनाम है इनका एक भारतीय आत्मा, उपनाम से ये लिखते थे। इसके अलावा मुख्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि हिम की टिरनी, हिम 1941 में प्रकाशित हुई, हिम तरंगिणी 1948 जिसको 1955 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद माता 1951 में लिखी प्रकाशित हुई, संस्मरण जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1956 रहा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सबसे पहला पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और अब तक कितने जो है साहित्यकारों को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं? तो ध्यान रखना है 12 साहित्यकारों को अब तक हिंदी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में। इनकी किस रचना के लिए? चिदम्बरा रचना के लिए। और ये 12 के 12 आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किस साहित्यकार को और उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को उसके बाद 1972 में दिया गया उर्वशी रचना के लिए। एक उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की भी है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद का एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका दिनकर जी का ये एक खंड काव्य है, खंड काव्य, तो ये
एक दूसरे से जो मिलती जुलती तथ्य है वो साथ साथ आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे 1978 में इनको कितनी नामों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद महादेवी वर्मा को चौथे नंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? इनके काव्य संग्रह यामा के लिए। कब दिया गया? 1982 में। उसके बाद 10 वर्ष बाद फिर नरेश मेहता जी को 1992 में उनके संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया गया। तो ध्यान रखना आपको, जो ये यहाँ 4 महादेवी वर्मा तक 4 जो साहित्यकारों को उनकी रचना पर जो है एक विशेष रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और जो उसके बाद जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो जल्दबाजी में मैं साहित्य अकादमी बोल गई, तो माफी चाहूंगी इसके लिए। तो देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए। सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे को दिया गया उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया उनकी रचना उर्वशी के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। लेकिन इन चारों साहित्यकारों के बाद जो है 1992 से जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, तो उनके संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया, ना कि किसी एक विशेष रचना के लिए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस वर्ष से जो है साहित्यकार के संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा था? तो ध्यान रखना है 1992 से। नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। निर्मल वर्मा जी को भी 1999 में संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया गया। कुंवर नारायण जी ने को जो है 2005 में संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा अमरकांत को 2009 में संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए संयुक्त रूप से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। एक तो अमरकांत जी को, दूसरा श्रीलाल शुक्ल जी को। इन दोनों को 2009 में उनके संपूर्ण साहित्य के लिए संयुक्त रूप से दोनों को जो है संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पर आते हैं केदारनाथ सिंह, 2013 में संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और फिर आती है 11वें नंबर पर कृष्णा शोभती, काफी इम्पोर्टेंट जो है, काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुई है, ये भी लेखिका हुई है हिंदी साहित्य में। 2017 में इन्हें संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा शोभती जी को। विनोद कुमार शुक्ल को 2013-14 में जो है हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट और विशेष योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस तरह अब तक 12 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो आप सभी को पता है, एक बार हमने इस प्रश्न को पहले भी कर चुके हैं। सर्वांग विवेचन जो है उन्होंने अपने काव्य निर्णय में जो है भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन किया है अपनी रचना में। उन्होंने, जैसे सर्वांग विवेचन का मतलब होता है काव्य के सभी अंगों का विवेचन उन्होंने अपनी जो है कविता के अंतर्गत किया है। जैसे कि काव्य के सभी अंग, जैसे काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, और जो है भाषा, गुण, शक्ति, रस, गुणीभूत व्यंग्य अलंकार, शब्द अलंकार, चित्र अलंकार आदि का जो उसमें सम्यक चित्रण उनका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ नामक आत्मकथा किसकी है? ये सभी को पता है आपको। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा राजेंद्र यादव जी की है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। प्रमुख कृतियां हैं इनकी, जैसे कि उपन्यास की बात करें राजेंद्र यादव जी की, सारा आकाश, खड़े हुए लोग, सह और मात, और 1 इंच मुस्कान। 1 इंच
मुस्कान। 1 इंच मुस्कान वैसे तो मनु भंडारी जी की भी रचना है। मनु भंडारी, दोनों की सहभागी रचना रही है ये। मनु भंडारी जी की दोनों की एक साथ मिलकर लिखी जाने वाली जो रचना है, काफी बार पूछे जाते हैं। दो सहभागी साहित्यकारों द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी रचना है, तो 1 इंच मुस्कान जो रचना है इनकी, वो मनु भंडारी और जो है साथ ही राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, तो इन दोनों के द्वारा जो लिखी गई रचना 1 इंच मुस्कान काफी प्रसिद्ध हुई है। उपन्यास के तौर पर लिखा था इन्होंने। उल्टा अनदेखे अनजाने फूल, मंत्र विब्ध, एक था शैलेंद्र, ये भी जो है इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल काफी इम्पोर्टेंट है, किनारे से किनारे तक। इसके अलावा टूटना, ढोल और अपने पार, वहां पहुंचने की दौड़, हासिल तथा अन्य कहानियां, वहां पहुंचने की दौड़, हासिल तथा अन्य कहानियां, चौकटे तोड़ते त्रिकोण, ये सभी रचनाएं जो है राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह संबंधी है। कविता संग्रह है इनके आवाज तेरी है, काफी इम्पोर्टेंट है। आलोचना संबंधी रचना है इनकी कहानी स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति। 18 उपन्यास लिखे इन्होंने। 18 उपन्यास संबंधी जो है आलोचना संबंधी रचना लिखी। प्रेमचंद की विरासत, उपन्यास स्वरूप और संवेदना आदि जो है आलोचनात्मक संबंधी रचनाएं हैं। संस्मरण में देखे तो वे देवता नहीं, काफी इम्पोर्टेंट संस्मरण रहा है इनका। इसके अलावा आत्मकथा है इनकी, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो ये मुड़ मुड़ के देखता हूँ अभी हमने इसी प्रश्न में इस प्रश्न को देखा कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस प्रकार की रचना है, तो आत्मकथा। कई बार विधा भी पूछ लेते हैं रचना की, ये किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, संदेश सवितर उ कहन स्तंभ, ये जो है एक अपभ्रंश भाषा में लिखा गया पद है, तो ये जो पद है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। चिंतामणि रीति मुक्त धारा के कवि है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है, जो रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। यह पॉइंट हमारा सही है बिल्कुल। लक्षण ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई, रीतिबद्ध कवियों द्वारा। रीतिबद्ध कवियों ने जो है आचार्य की कोटि में रखा गया है। इस बात पर भी रीतिकाल में काफी मतभेद हुआ है कि रीतिकाल के कवियों को आचार्य की कोटि में रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे हैं, तो ध्यान रखना है। बिहारी रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र बिहारी। इसके अलावा और भी अन्य काफी सारे कवि रहे हैं रीति सिद्ध कवि काव्य धारा के, लेकिन वे जितने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि बिहारी ने ना मात्र एक रचना लिख करके, बिहारी सतसई रचना लिख करके हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। जो चिंतामणि है वो रीति मुक्त धारा के कवि है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। रीति मुक्त धारा के कवियों ने अपने हृदय की स्वतंत्र अनुभूति और स्वतंत्र प्रेम को अपनी कविताओं का मुख्य उद्देश्य बना दिया है। घनानंद बोधा, आलम ठाकुर और नेवाज जो है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहे हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि पूछे जाए तो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, साथ ही
नेवाज। इसके अलावा चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम, देव कवि जो है ये सभी जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में केवल इन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे। काफी समय लग जाता है भाई जब हम तथ्यों की रिवीजन करते हैं, लेकिन तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी तरह हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।